हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये यूपीएसआई का पहला शिफ्ट का पेपर है और यह दोस्तों 15 दिसंबर 2017 में ये पेपर हुआ था। तो चलिए दोस्तों, सामान्य हिंदी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दास्य भाव की तुलसी की भक्ति भावना थी, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुलसीदास अपने आप को भक्त और स्वयं प्रभु श्री राम को स्वामी मानते थे। अब अगला क्वेश्चन है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये आंसर ए सही हो जाएगा। और उन्होंने इससे पहले मेरी लद्दाख यात्रा भी लिखी थी। इससे पहले आप देख सकते हैं, मेरी लद्दाख यात्रा भी इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो यहाँ पर 1936 हो जाएगा। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वर्ष 1935 ईस्वी में ई एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से कोड़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर कोड़ में खाज होना का अर्थ हो जाएगा दुख पर और दुख होना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोड़ में खाज होना का मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है दुख पर और दुख होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहले देखिए, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। होता और होती यहाँ पर भरे जाएंगे, पहले में होता भरा जाएगा और दूसरे में होती भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मामा का बहुवचन क्या है? दोस्तों, मामा का बहुवचन मामा ही होता है। तो मामा वर्त या मामा गढ़ या मामा लोग नहीं होगा, मामा का वचन मामा ही होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कर उसका रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ है, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जिसमें लिखा है प्रत्येक और शील, पहले में प्रत्येक भरा जाएगा और अगले में शील भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पर नम्रता का समानार्थी शब्द हो जाएगा विनीत। विनीत भी जो है नम्रता का ही एक दूसरा रूप होता है। ये आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची भी आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपको पहचानना है। दोस्तों, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपका हो जाएगा गणवाचक विशेषण। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों होगा गणवाचक विशेषण? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वाक्य में गणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद में एक भेद गणवाचक विशेषण है, जिसमें गिनती का बोध होता है और इसमें जो है प्रस्तुत में गिनती का भी बोध हो रहा है। तो इस हिसाब से ये गणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, वधु का बहुवचन शब्द हो जाएगा वधुएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। वधु का बहुवचन वधुएं होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ मानवीकरण होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों, जहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो दोस्तों कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता अमृत राय जी हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद कमल का सिपाही। प्रेमचंद कमल का सिपाही ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में इसके विजयी हैं अमृत राय जी, और यह 1963 में हुआ था। आप देख सकते हैं प्रेमचंद कमल का स्याही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थानों का चयन करना है। रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, ये आपको आप पूरा एक वाक्य पढ़िए। जो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नमक शाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर चौड़ा और विरासती रिक्त स्थान के स्थान पर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहार का लिंग बदलें। यहाँ पर कहार का लिंग बदलने का अर्थ होगा यानी कि ये पुरुष है तो इसको स्त्रीलिंग में आपको बदलना होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो आपको इसको पुरुष लिंग में आपको बदलना होगा। तो दोस्तों कहार का स्त्रीलिंग हो जाएगा कहारिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहार जो है आपका पुरुष लिंग है यानी कि पुल्लिंग है, इस हिसाब से आपका स्त्रीलिंग होगा कहारिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई की रचना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि की रचना है? ये चंदर बरदाई की रचना का है। तो अगला क्वेश्चन है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? दोस्तों कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में अलंकार पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और किस हिसाब से यहाँ पर अलंकार यमक अलंकार है, आप देख सकते हैं जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता हो और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ अलंकार यमक अलंकार होता है। यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्ति दी हुई है, बेनी का अर्थ होता है बेनी कवि, और तथा दूसरा बेनी का अर्थ होगा चोटी से अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता सही विकल्प कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर कृतघ्न का सही अर्थ आपको इसमें कौन सा विकल्प दर्शा रहा है? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आसान फरामोश। ठीक है, सही दर्शाना ये हो जाएगा आसान फरामोश। और क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक दोस्तों एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। दोस्तों हम हर वीडियो में आपको ये बताए हैं, हम पैराग्राफ नहीं बताएंगे। पैराग्राफ बहुत ही सरल होता है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया? दोस्तों ये पैराग्राफ के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राध्यापक। प्राध्यापक का पद इन्होंने ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्ध के धनी का अर्थ क्या है? दोस्तों बुद्ध के धनी का अर्थ हो जाएगा प्रखर बुद्धि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, प्रखर बुद्धि। ये जो पैराग्राफ में आप देखेंगे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही आपको आंसर यहाँ पर देना है। पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, शोध का अर्थ क्या है? दोस्तों शोध का अर्थ हो जाएगा पैराग्राफ के हिसाब से अनुसंधान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और हमको पता है आप लगे भी हैं, और ऐसे ही लगे रहिए दोस्तों। मैथ और रीजनिंग आप करते रहिए, और हिंदी और ये संविधान और पॉलिटी जो भी है, संविधान है, सामान्य ज्ञान है, और ये जो थोड़ा सा जीके जीएस है आप इसको भी पढ़ लीजिए। करंट अफेयर भी आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का कहीं से भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? दोस्तों यहाँ पर संभाव्य जो है भूतकाल के भेद में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? दोस्तों यहाँ पर
श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर में आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि प्रथम पंक्ति से इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। जो इसका पहला पंक्ति है इससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी द्वितीय पंक्ति को घट के बृष्ट भानुजा वे हलदर के वीर, ये यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आना चाहिए, जो कि पूर्ण नहीं किया गया है, तो यहाँ पर ये होगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है ब्रिज भानुजा के दो अर्थ होते हैं। पहला ब्रिज भानु की पुत्री राधिका और दूसरा हो जाएगा बैल की बहन अर्थात गाय। इसी प्रकार हलदर के भी दो अर्थ हैं, पहला है बलराम और दूसरा है बैल। अब देखिए, जब काव्य में कोई एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो तथा उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है। दोस्तों, कामायनी जो है छायावाद युग की रचना है, और छायावाद युग में जो है कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, और इनके द्वारा यह रचित जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानना है कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, शादी के कार्यक्रम में 10 दिनों तक चलता रहा। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तो यहाँ पर होगा, इसका क्या सही अर्थ होगा, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलते रहे, चलता रहा नहीं होगा, चलते रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिक्त स्थान भरने के लिए आया है भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि कहर होगा। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए विकल्पों में से स्थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, यानी कि आपका थल का विरुद्ध यानी कि विपरीत, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। जल जो है थल का विपरीत है, यानी कि विलोम है। अगला है, इसमें दोस्तों कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है उसको आपको पहचानना है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर व्रत की पूर्ण जो है यहाँ पर आपका त्रुटि है, यहाँ पर यही एक त्रुटि है, व्रत की पूर्ण। यहाँ पर आप देखिए व्रत की पूर्ण का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर होगा व्रत का पूर्ण, ना कि व्रत की पूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, अजगर न करे चाकरी। ठीक है, यहाँ पर अजगर न करे चाकरी, पंछी न करे काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो दोस्तों यहाँ पर हमको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप बहुत बार इसको पढ़े भी होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। खास करके हिंदी में दोस्तों आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं और दूसरी बार आप उसको सरसरी निगाह से देख लिए हैं, तो हम 100% इसका दावा करते हैं कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, अतुल का हो जाएगा अनल, जो है ये समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी तीनों समानार्थी शब्द हैं, जैसे कि अनोखा, अनुपम, अपूर्व, ये अतुल के समानार्थी शब्द हैं, जबकि अनल जो है अतुल का समानार्थी नहीं है, ये अग्नि का समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। दोस्तों इस वाक्य में इस वाक्य में आवृत्तवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवृत्तवाचक विशेषण। तो अगला क्वेश्चन है, धूरी नामक शब्द रूप लिखिए। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा धूर का मानक शब्द रूप हो जाएगा धूल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। दोस्तों यहाँ पर त्रुटि आपको पहचानना है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो दोस्तों
यहाँ पर हो जाएगा कुछ लोगों को लगता है कि, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लगता है कि में आपको त्रुटि मिलेगी आप अगर पढ़ेंगे सही से। यहाँ पर जो कीवर्ड आया है की जो है आपको छोटा होना चाहिए, छोटी ई का मात्रा होना चाहिए। यहाँ पर की लिखा है ना कि की, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है? दोस्तों लिपि का बहुवचन शब्द हो जाएगा लिपियां। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा मतलब मात्रा का हेर फेर हुआ है, तो दोस्तों आप ध्यान से अगर करेंगे तभी हो पाएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है, हो जाएगा, बस होगा क्या, थोड़ा सा मात्रा का मैच होने की वजह से आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो ध्यान से ऑप्शन का निरीक्षण करके आप ऑप्शन का लगाइए, जो भी ऑप्शन सही लगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि विलोम शब्द पूछा है, तो उष्ण का हो जाएगा शीत, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उष्ण का विरुद्धार्थी शब्द शीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अतकाय, ये खाए बौराए जग ये पाए बौराए, इनमें से कौन सा अलंकार है? दोस्तों ये बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे, सोच रहे होंगे वाह वाह कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो हम यूपीएसआई क्रैक कर देंगे। तो सही सोच रहे हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको एक बार लगना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप उसको निरंतर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिमाग से स्किप कर ही जाती हैं। अगर आप सोचिए, अगर आपको मैथ भी आ रहा है तो आप अगर उसको निरंतर नहीं करते रहेंगे तो वो भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको भूल जाएगा। तो दोस्तों लग जाइए अगर नहीं लगे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो वो आपको पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध है, स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, स्वयं वे तक भी। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ने में ही ये गलत लग रहा है, तो देख लेते हैं। हाँ दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ये देखिए, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, इस हिसाब से ऐसा होना चाहिए वर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांप को दूध पिलाना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो दोस्तों बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ये हो जाएगा सांप को दूध पिलाने के बराबर। उसके साथ कितना भी नेकी कर लीजिए आप, तो ऐन वक्त पे वो आपको धोखा दे ही देगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एकाकिनी का लिंग बदलें। दोस्तों एकाकिनी का लिंग आपको बदलना है। एकाकिनी दोस्तों स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा एकाकी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एकाकी जो है इसका पुल्लिंग शब्द होगा और एकाकिनी स्त्रीलिंग है। हिंदी का समान हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी कौन सा है? दोस्तों फितरत का समानार्थी शब्द हो जाएगा स्वभाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 3 हो जाएगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका डिटेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, मुद्रास्फीति जनित मंदी घटते वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमत के स्तर का एक संयोजक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घटते। जो भी यहाँ पर विकल्प है तो उस विकल्प के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति जनित मंदी
घटते वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती कीमत के स्तर का एक संयोजक है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है और मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है तो मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए वर्तमान में वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, मुद्रास्फीति की गणना के लिए दोस्तों जो आधार वर्ष माना जाता है, जो माने हैं इसको 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों निम्नलिखित वास्तुकारों में से किसने राजा बिंबिसार का महल बनाया था। दोस्तों जो वास्तुकार है, यहाँ पर वास्तुकार पूछा है किसने जो है राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। तो दोस्तों महागोविंद जी थे जिन्होंने राजा बिंबिसार का महल बनाया था और ये बहुत बड़े वास्तुकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध अशब्द शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देवीदास बनाम महाराष्ट्र संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवीदास बनाम महाराष्ट्र संघ। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देवीदास बनाम महाराष्ट्र के न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय वर्ष 2015 में यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MAT न्यूनतम वैकल्पिक कर पर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? शून्य कर कंपनियां। दोस्तों शून्य कर कंपनियां लगाई जाती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आया है, छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निगले हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है विल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह एक निकला हुआ हिस्सा होता है जो निगले हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, उसको हम विल्ली कहते हैं। आप अगर मुंह खोलेंगे तो मुंह के अंदर जो है एक छोटा सा आपको लटकता हुआ दिखेगा, तो वो आपको छोटी सी उंगली की तरह आपको दिखेगा लटकता हुआ, तो वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है और उसको हम विल्ली कहते हैं। तो आप याद रखिएगा विल्ली किसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था जिसे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर कौन सा राज्य था? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंटिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेंटिंग एक प्रकार का लोगों पर कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर, विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे तो उसे किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। तो दोस्तों ये आजकल साइबर क्राइम के अंदर बहुत हो रहा है। समझ लीजिए ये साइबर क्राइम एक तरह का हो रहा है। तो ये आप मतलब एक लिंक आता है आपके पास किसी व्हाट्सएप पे या किसी आपके वैसे पे बोलते हैं फ़ोन पे आप करिए इतना रुपये आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन सब से आप बचिए। अगला क्वेश्चन भी रिक्त स्थान के लिए है। अगला क्वेश्चन है, किसको चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था? दोस्तों यहाँ पर पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भूजल के कौन से खनिज संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किस अधिकार को संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13 तक, और सी है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 28 तक। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है किस अधिकार को संविधान के
अनुच्छेद से गलत तरीके से जोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 11, 13 और अनुच्छेद 14 से 28। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित उपबंध अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। और अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में आता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? तो यहाँ पर वर्ष 1993 में इसका मानवाधिकार का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आयोग एक बहुसंसदीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 12 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष से पहले की उम्र का होना चाहिए वो। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय सम्मेलन सितंबर 2016 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय सम्मेलन सितंबर 2016 में हुआ था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है? तो वैट आयकर से संबंधित नहीं है, बाकी फॉर्म 16, धारा 80C और अगला है ITRV, ये आयकर से संबंधित है, जबकि वैट आयकर से संबंधित नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म 16, धारा 80C और ITRV आयकर से संबंधित अधिनियम है। वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का टैक्स था जो 1 जुलाई 2017 से GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाने के बाद यह समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आया है। रिक्त स्थान है भारत सरकार की एक अति विशिष्ट तकनीकी खुफिया जानकारी एक एकत्रीकरण संस्था है जो उद्यन एवं रिमोट सेंसिंग, सूचना एकत्रीकरण व प्रसंस्करण, साइबर सुरक्षा, कूटलिप प्रणाली इत्यादि के क्षेत्र में प्रौद्योगिक क्षमता विकसित करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन है जो ये तकनीक को विकसित करता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1925 में भारत का कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और यह गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुआ था और इसकी स्थापना M.N. राय ने की थी और संस्थापक सदस्यों में M.N. राय की पत्नी एवलिन ट्रेड राय और अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और हसरत मोहानी सुल्तान अहमद जो प्रमुख थे इनमें से। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला दिया है ए दिया है लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरणों में होती है। दूसरा है लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला है किस भारतीय राज्य ने कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया था? तो यहाँ पर कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन कौन से भारत के राज्य ने किया था? तो यहाँ पर हरियाणा राज्य था जो कि कोरिया पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है त्वरित न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के तहत दी जाती है। मूलतः एक जनहित याचिका के कारण इसकी घोषणा हुई थी। यह याचिका क्या थी? तो यह याचिका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के बीच थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नवंबर 2017 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राधाकृष्ण माथुर जी थे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है? तो यह अधिकतम 6 माह तक रह सकता है, उसके बाद यह नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस भारतीय राज्य में है? तो आप सभी को पता है गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर तमिलनाडु है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1953 से 1963 के बीच किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को आह्वान किया कि वे उन निजी जमीनों में प्रवेश कर स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाए जो खेतीबाड़ी में कोई रुचि न रखने वाले जमींदारों के कब्जे में थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादरी। पादरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1953 से 63 के बीच पादरी सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें जो किसी भी काम के जमीन नहीं थे, जो जमींदार के बीच थे, वहाँ पर रिस्क उठाने की बात कही गई थी, खेतीबाड़ी करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है? पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर इसका उत्सर्जन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं? तो दोस्तों ये संसद के पुस्तकालय में रखी गई हैं। हस्तलिखित लिपियां जो है संसद के पुस्तकालय में लिखी गई हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे गंगा नदी नहीं बहती हैं? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जहाँ से गंगा नदी नहीं बहती। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार में गंगा नदी बहती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये हम आपको पहले भी बताए थे। तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सारी सूचियाँ जितनी भी हैं आप इसको याद कर लें। तो यहाँ पर संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीमा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूचियों में सूचियों का वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य सत्तियों का विभाजन किया गया है। बीमा संबंधी विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है और संघीय सूची 97 विषय, जिसमें वर्तमान में अभी 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची में 66 थे पहले, अभी 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे पहले, अभी बढ़कर ये 52 हो गए हैं। तो दोस्तों ये आप जितने भी सूचियां हैं आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सूचियों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो पक्का है 1 नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा संचालित इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य हाथियों की सुरक्षा व हाथियों की जनसंख्या में वृद्धि करना था। तो इसीलिए हाथी परियोजना स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखा परीक्षा करने का भार पर होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? क्या होता है यहाँ पर? केंद्रीय सतर्कता आयोग पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दुनिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दुनिया के किस भाग में इसे हरिकेन कहा जाता है? दोस्तों कौन सा भाग है इसको हरिकेन कहा जाता है? दोस्तों अटलांटिक में इसको हरिकेन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विधान परिषद के संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगला है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मीन्स ए और बी दो के दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपका
32 है, 32 में है, कौन सा क्षेत्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत प्रतिबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये चाय का बागान हो जाएगा, ये प्रतिबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 30 नवंबर 2017 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर डेविड आर सिमलिह जो है इसके अध्यक्ष थे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 नवंबर 2017 के संघ के सदस्य अध्यक्ष थे, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है दंड की अवधियों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा? धारा 57 जो है कहती है कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय दंड संहिता धारा 57 कहती है दंड की अवधि की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की इकाई है जिसके पास अधिकतम भंडारण क्षमता होता है? तो दोस्तों यहाँ पर पीबी जो है, जैसे पीबी जो है ये सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी की, जो सबसे अधिक होता है। जैसे होता है केबी, एमबी, उसके बाद जीबी आता है, उसके बाद टीबी आता है, उसके बाद पीबी आता है। ये सबसे बड़ी इकाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में, यहाँ पर ऑप्शन है भरने के लिए आया है के परिवीक्षार्थी अपने प्रशिक्षण का अधिकतर हिस्सा भ्रमण में गुजारते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय विदेश सेवा IFS। यहाँ पर इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी अखिल भारतीय व प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थी अपने प्रशिक्षण का अधिकतम हिस्सा भ्रमण में गुजारते हैं। भारतीय विदेश सेवा का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण अवधि 15 माह की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? यहाँ पर लिखा गया है राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से ए में लिखा गया है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, और दूसरा है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दो के दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है 38 है। यहाँ पर भी दोस्तों भरने के लिए आया है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 1992 में गठित एक वैधानिक निकाय शीर्ष राष्ट्र स्तरीय संगठन है जिसके पास महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्धन करने का शासनादेश है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? तो देशीकरण से किसी भी भारतीय की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता की समाप्ति नागरिकता का परित्याग करने पर, समाप्ति व वंचित किए जाने पर तथा समाप्त हो सकती है। देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बताया है, ये सिंबल वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या दर्शाता है, ये सिंबल आपका क्या दर्शाता है? तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये के बीच में एक सिंबल दिया हुआ है। तो ये सिंबल क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है आगे गार्ड रहित लेवल क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप यूपीएसआई की तैयारी करते रहिए और मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।